नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी रीच बढ़ाने में सहायता करें और वीडियो को शेयर भी करें। साथ में हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आप लोगों पर भी अवश्य जाएं। महाराष्ट्र का नाटक ऐसा लग रहा है कि पटाक्षेप की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि आज फिर से एकनाथ शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एक प्रकार से सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया और कहा कि भाई जो कुछ भी हमें निर्देश होगा वो हम करेंगे। तो अब ये प्रश्न उठ रहा है कि भाई हुआ क्या? क्या कारण हुआ कि अचानक जो है वो एकनाथ शिंदे जी मुंबई से उठ के अपने गाँव सतारा में धारे गाँव चले गए और लोगों ने ये भी कहा कि जब कोई कोई बहुत बड़ा निर्णय लेते हैं, तब वो धारे गाँव चले जाते हैं। तो इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा एकनाथ शिंदे को कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। वो तो वो पहले ही कर चुके थे, दोबारा क्यों किया? तो भाई इसकी पटकथा में जाएँ, तो पटकथा में जाएँगे कि साहब कि हुआ क्या? अगर आप देखें कि 2 दिन से जो भोंपू हैं, कांग्रेसी भोंपू ख़ास तौर से, वो ये ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि अरे भई जो है हम पूरी तरह से अब बीजेपी रहित सरकार बनाने की स्थिति में आ गए हैं। और कौन-कौन लोग कह रहे थे भाई, वही अशोक वानखेड़े जिसको इस समय बैन किया हुआ है कांग्रेस के ऊपर। वो अशोक वानखेड़े और भी कई सारे चमचे-चूमचे, वो मिल के कल एक नया राग अलाप रहे थे कि भई ऐसा करते हैं कि देखिए, ये 46 जो हैं वो एनडीए के पास है और 98 जो हैं वो एनसीपी अजीत पवार वाली और शिवसेना शिंदे वाली, उनके पास है। दोनों मिलके 144 हो जाते हैं। फिर 144 के बाद 2 समाजवादी के आ जाएँगे, 1 एमआईएम का आ जाएगा, 147 तो पक्के हो जाएँगे और इक्के-दुक्के और हैं, वो भी आ जाएँगे। हम 150 तक बड़े आराम से सरकार बना लेंगे और चला लेंगे। ये कथानक जो है वो कल लिखा जाने लगा। अब ये कथानक लिखते-लिखते ये समझ में आया कि साहब कि हमारे श्री एकनाथ शिंदे जी जो हैं, कहीं इस कथानक से तो नहीं प्रभावित हो गए। हालाँकि ये एक बात बिल्कुल पक्की है कि ये कथानक जो है, ये दिल्ली से ही लिखा जा रहा था। और क्यों लिखा जा रहा था, किसको लिखा जा रहा था, ये भी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे लोग देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनते देखना नहीं चाहते हैं। उसमें उसमें महाराष्ट्र के नेता भी हैं और कुछ केंद्र के नेता भी हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा, नाम आप लोग अपने आप गेस कीजिए। नीचे टिप्पणी में आपका जो भी विचार हो, वो लिख दीजिएगा। तो ये फ़ॉर्मूलेशन जब सुझाया गया कि भाई इस तरह से कह दो, तो उसके बाद फिर जो है तुम्हारी बात चलेगी, देवेंद्र फडणवीस नहीं बनेंगे, जाके 2-1 दिन बैठ जाओ सतारा में कोप भवन में। लेकिन मामला तब उलट गया जब भारतीय जनता पार्टी का जो सपोर्ट बेस है महाराष्ट्र में, वो मुखर होकर सामने आ गया और उसने सीधे-सीधे चेतावनी दे दी हाईकमांड को और ये कहा कि भाई अगर ऐसा हो तो फिर दोबारा भूल जाना। क्योंकि पूरा का पूरा चुनाव एक बार पुनः देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ा गया है। महाराष्ट्र का चुनाव जब लोकसभा में लड़ा गया था, तो लोकसभा में पूरी तरह से केंद्र से लड़ा गया था और उसमें बुरी तरह से मुँह की खाई थी। और उसके बाद फिर निर्णय लेके आरएसएस से परामर्श करके सारी की सारी कमान लोकल लेवल पे देवेंद्र फडणवीस के हाथों में दी गई थी और देवेंद्र फडणवीस ने अपना कमाल दिखा दिया। सेंटर जो था वो सपोर्ट का काम कर रहा था। आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर सबसे अधिक जो सभाएँ की गईं, वो सभाएँ योगी आदित्यनाथ की गई। मोदी जी ने मात्र 6 सभाएँ की, अगर सामान्य समय होता तो वो 30 सभाएँ करते, लेकिन उन्होंने मात्र 6 सभाएँ की। और अमित शाह की भी योगी जी के थोड़ा बहुत कमी-बेशी सभाएँ हुई। क्योंकि कई स्थानों के लिए फीडबैक दे दिया गया था कि भई यहाँ मत आना, यहाँ पर आपको पसंद नहीं किया जाता है।
जबकि योगी जी की डिमांड पूरे महाराष्ट्र में सब स्थानों पर थी। ये नीचे से जब दिया गया फीडबैक, क्योंकि फीडबैक लगातार दिया जा रहा था और देवेंद्र फडणवीस ने यही काम किया था कि वो कार्यकर्ताओं में, आरएसएस में और दिल्ली के नेताओं में और महाराष्ट्र के नेताओं में, सब में समन्वय बना के और ये चुनाव लड़ा गया। तो फिर क्यों देवेंद्र फडणवीस को लोग हटाना चाहते हैं? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो है वो एक कॉम्पिटेंट नेता है, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और वो पपेट तो नहीं रहते, आज्ञाकारी तो है वो, उसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। पूरी तरह से अनुशासित हैं, पूरी तरह से आज्ञाकारी हैं, लेकिन पपेट नहीं। पपेट का आप जानना चाहते हैं कि पपेट क्या होता है, तो पपेट के लिए तो आप ये जो इस समय सरकारें चल रही हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, वहाँ छोटे से छोटा जो निर्देश है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आता है या अमित शाह के यहाँ से आता है और वही एज इट इज हो जाता है और ट्रांसफर लिस्टें भी ऊपर जाती हैं अप्रूव होने के लिए। ये महाराष्ट्र में नहीं होगा यदि देवेंद्र फडणवीस बने रहेंगे चीफ मिनिस्टर। तो इसलिए एकनाथ शिंदे को एक मोहरे के रूप में उपयोग में लाया गया, लेकिन वो जो मोहरा जो था वो खुद ही छूट भागा जब उसको ये लगा कि भाई मामला गड़बड़ हो रहा है। जब ये कहा गया कि भई आप डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते तो किसको बनाएँगे? उन्होंने श्रीकांत शिंदे का नाम लिया, बात लीक हो गई और पूरे शिवसेना में, यानी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी में विद्रोह हो गया। उन्होंने कहा कि यदि श्रीकांत शिंदे को सीएम बनाया जाएगा तो हम शिवसेना में क्या कर रहे हैं? आधे से ज़्यादा लोग तो कहे कि हम निपट जाएँगे और हम तो जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने। विद्रोह हो गया पार्टी। दूसरी ओर जो उभाटा शिवसेना है, यानी उद्धव बाबू की शिवसेना, पेंगुइन सेना कह सकते हैं उसको। तो जो पेंगुइन सेना थी, उसके 16 से अधिक एमएलए वो डिफेक्ट करने को तैयार, और वो डिफेक्ट पहले सोच रहे थे एकनाथ शिंदे कि उनके यहाँ आएँगे। उन्होंने कहा नहीं, आपके यहाँ क्या जाके करेंगे? हम सीधे जा रहे हैं बीजेपी में। और शरद पवार की तो रोहित पवार को छोड़ के बाकी के 10 ही तो हैं उनके। 10 में से 7 आते ही तो हो जाता है। और रोहित पवार जो है उनका भतीजा, उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे बैठे हैं तैयार भारतीय जनता पार्टी में जाने को। तो ये भी मैसेज मिल गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी का था, और ये काम कौन कर रहा था? ये भी देवेंद्र जी ने किया। देवेंद्र जी ने कहा कि भैया ऐसा है कि ये ज़्यादा तुम ये मत करो, मैं आपको लाकर दे दूँगा पूरा का पूरा बहुमत। आप पूरे बहुमत से सरकार बनाओ, किसी और की सुनने की आपकी आवश्यकता नहीं है, पूरे बहुमत की सरकार आ जाएगी। दूसरी तरफ देखें, रोना-धोना शुरू हो गया। यानी अभी तक तो ये था कि चिल्ला-चिल्ली करते थे, गाली-गफ़्तार करते थे, थोड़ा बहुत शब्दों में ही रोते-धोते थे। योगेंद्र यादव को आपने देख लिया रोते हुए। अभी 2 दिन पहले सुहास पलशीकर को भी आपने देखा होगा, उनका भी इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा लंबा-चौड़ा क आया। प्रताप भानु मेहता ने भी कह दिया कि भई इस तरह से जो है आप ये बार-बार डेमोक्रेसी का नाम ले लेके और कोई डेमोक्रेसी खतरे में है ये कह के आप लोगों के वोट नहीं ले सकते, क्योंकि लोगों को पता है ये आपके कहने से ये नहीं मान जाएँगे। इक्का-दुक्का कभी-कभी काठ की आंधी चढ़ जाए, तो बात दोबारा नहीं चढ़ती। जैसे कि वो संविधान और आरक्षण वाला जो मामला जो था वो चला 2024 में, और 2024 में इसलिए भी चला क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व था वो नीचे से फीडबैक नहीं ले रहा था, वो ऊपर से चला रहा था मामला। तो अब इधर जब चारों तरफ इधर रोना-धोना चल रहा है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के जो सपोर्टर्स हैं, यदि योगेंद्र यादव, सुभाष पलशीकर और प्रताप भानु मेहता संवेद स्वर में ये कहने लगे कि मामला बड़ा गड़बड़ है। हालाँकि योगेंद्र यादव तो अभी भी ईवीएम की थ्योरी पे चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग और भी ईवीएम की थ्योरी पे जा रहे हैं, लेकिन जो सपोर्टिंग जो कास्ट है इनकी, जो इंडी अलायंस के जो बाकी लोग हैं, वो इस ईवीएम वाले मामले पर असहज हैं। वो कतई जो है वो साथ में आने को तैयार नहीं है। उधर दुष्यंत दवे जैसे लोग जो हैं, वो कर्ण थापर के शो पे बैठ के आँसुओं से रो रहे हैं। अब उनके आँसुओं से रोने का कारण भले वो कहते हों कि साहब कि जो है हाय राम रे! मुसलमानों के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। हालाँकि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है तो उनकी आँखों से आँसू तो छोड़ो, उनकी आँखें झपकती तक नहीं है। लेकिन संभल में बड़ा जुल्म हो गया। अब ये जो हैं, ये भाई लोग जो हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स हैं, इनको ये भी नहीं पता
संभल में जो हुआ वो एएसआई की प्रॉपर्टी पर मुसलमानों द्वारा कब्जे का मामला है। खैर, ये तो अपना सब कुछ बेच के बैठे हुए हैं। कर्नल थापर को तो आप जानते ही हैं कि उनके पिताजी का तो इतना बड़ा धोखा था कि भारत को युद्ध भी हरवा दिया, और उनके दादाजी जो है वो तो वही अंग्रेज़ों के बिल्कुल खास थे। कहने की क्या बात है, ये तो सारे के सारे ये जो बड़ी-बड़ी जो डायनेस्टीज़ और जो फैमिलीज़ बैठी हैं, सब अंग्रेज़ों की कृपा पात्र हैं। इसीलिए ये सारे के सारे जो हैं वो संविधान का नाम भरते हैं, क्योंकि संविधान जो है आजकल अंग्रेज़ों की अंतिम विरासत है यहाँ भारत में। इस संविधान के नाम जो भी ज़्यादा ले वो समझ लो कि वो ब्रिटिश राज को कंप्लीट कंटिन्यू करना चाहता है। अब इन सब बातों के बीच में भाई मामला जो है वो ये हो गया है कि एकनाथ शिंदे तो हो गए सरेंडर। अजीत पवार तो 1 मिनट के लिए हिले भी नहीं थे। वो तो पहले दिन से कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस उनका कहना है कि दूसरा मराठा नहीं बनना चाहिए, और नहीं बनना चाहिए मराठा, और सरकार अच्छे से चलनी है तो देवेंद्र फडणवीस ही सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। तो जो लोग देवेंद्र फडणवीस को किनारे कर रहे थे और नए-नए नाम चला रहे थे, मुरलीधर मोहोल का नाम चला रहे थे, चंद्रकांत पाटिल का नाम चला रहे थे, कुछ लोग जो है विनोद तावड़े को भी आगे बढ़ा रहे थे, तो पता चला कि साहब कि सबसे ज़्यादा झगड़ा तो यहाँ मराठा वर्सेस ओबीसी है। तो भाई जिसको भी बनाओगे दूसरा तो नाराज़ होना ही होना है। इसमें केवल एक ही वर्ग ऐसा है, देवेंद्र फडणवीस, जो ये सारी जात-पात के ऊपर है। सुनते हैं कि ये बात अब समझ में आ गई है। चूँकि बात समझ में आ गई है, तो पूरी संभावना है कि बात बन जाएगी, और आप संभवतः देवेंद्र फडणवीस को ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनते देखेंगे। हो सकता है कि भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ बनते देखें। भाजपा का पूर्ण बहुमत तो आना ही है, कि आ जाए या कल आए। ये अजीत पवार को तो समझ में आ गया है कि वो पहले दिन से साथ में हैं। एकनाथ शिंदे को समझ में आया नहीं था, आज समझ में आ गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।